हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग दो स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट में यूनिट स्टेप फंक्शन एंड सेकेंड में यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे यूनिट रैंप फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम देखें सेमेस्टर एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो सेमेस्टर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक स्टैंडर्ड फंक्शन दे देगा और उसको बोलेगा इन टर्म्स ऑफ एक फंक्शन आपको दे देगा, वो बताएगा कि इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक, और गेट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, आपको फंक्शन देने के बाद रिप्रेजेंट करना होगा इन टर्म्स ऑफ स्टेप एंड रैंप फंक्शन। ठीक, तो हम लोग जैसा कि स्टेप फंक्शन में कुछ शॉर्टकट मेथड भी देखे थे, वहां से हम बहुत ही आसानी से किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ स्टेप फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ स्टेप फंक्शन। सिमिलरली हम लोग रैंप फंक्शन में भी कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट देखेंगे जहां से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे कोई फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ स्टेप और रैंप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, बट उस शॉर्टकट मेथड्स को जानने से पहले आपको कन्वेंशनल अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि कन्वेंशनली हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले कन्वेंशनली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में एट द एंड ऑफ दिस रैंप फंक्शन हम लोग चेक करेंगे इसका शॉर्टेस्ट मेथड क्या हो सकता है, वहां से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रैंप फंक्शन हम कहते हैं किसको है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि हम लोग इंपल्स फंक्शन देखे थे, इंपल्स फंक्शन क्या हो रहा था, डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ टी क्या था, डेरिवेटिव था डी बाई डी टी ऑफ क्यू टी। नहीं, अगर यूनिट इंपल्स फंक्शन है मेरे पास, यूनिट इंपल्स फंक्शन है मेरे पास, then यूनिट इंपल्स फंक्शन इज द डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। सिमिलरली अगर हम रैंप फंक्शन फाइंड आउट करना है तो रैंप फंक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ टी, स्मॉल आर ऑफ टी। ठीक, देन स्मॉल आर ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू टी u ऑफ टी इनटू टी, इंटीग्रेशन 0 टू टी u ऑफ टी इनटू टी। दैट मींस रैंप फंक्शन इज द integration of a step function. Ramp function is the integration of a step function. Clear? अगर ये मेरा यूनिट रैंप फंक्शन हुआ, अगर ये मेरा यूनिट रैंप फंक्शन हुआ, देन ये मेरा क्या होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इस r ऑफ t का वैल्यू कितना के बराबर हमको मिलेगा when you integrate यूनिट स्टेप फंक्शन। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या होगा। क्लियर? तो इसके पहले हम ई ऑफ टी लिखते हैं। ई ऑफ टी क्या होता है, 0 फॉर टी लेस देन 0 एंड इक्वल टू 1 फॉर टी ग्रेटर देन 0, फॉर टी ग्रेटर देन 0। क्लियर? आप लोग इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये हो गया आपका यूनिट स्टेप फंक्शन क्यूटी टाइम एक्सिस, और ये आपका स्टेप फंक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली ओपन होता है t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, ओपन होता है। t लेस देन 0 वैल्यू कितना है, t लेस देन 0 वैल्यू कितना है इसका 0, एंड t ग्रेटर देन 0 वैल्यू कितना है इसका 1। ठीक, तो बताइए इस रैंप फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइम देते हैं t लेस देन 0। ठीक, फर्स्ट नंबर फॉर t लेस देन 0। ठीक, t लेस देन 0 के लिए फाइंड आउट करेंगे कि इस रैंप फंक्शन का वैल्यू कितना के बराबर मिलेगा। देन r ऑफ t इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या लेंगे, सॉरी हियर इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू t, माइनस इंफिनिटी टू t, then this minus infinity to 0 and u of t I to dt। ठीक है, हमको टाइम क्या लेना है, t लेस देन 0, t लेस देन 0, t लेस देन 0 करने का मतलब माइनस इंफिनिटी टू 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 0। ठीक, अब बताइए माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच u of t का वैल्यू कितना होता है, u of t का वैल्यू कितना होता है 0, 0 into dt फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, वैल्यू क्या मिलेगा 0। क्लियर?
सेकेंड नंबर केस फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन 0। अब बताइए r ऑफ t कितना मिलेगा, r ऑफ t इज इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू t u ऑफ t इंटू dt। नहीं, t ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब टाइम 0 से ज्यादा, तो 0 से t ले लेंगे। 0 से t इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम का फंक्शन मिलना चाहिए ना, टाइम का फंक्शन मिलना चाहिए। तब ये अगर वेरिएबल लेंगे, टाइम लेंगे इसका अपर लिमिट, तभी ना हम इसको सॉल्व करने के बाद आफ्टर पुटिंग लिमिटिंग वैल्यू देन यू विल गेट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तब हमको जाके फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई कांस्टेंट वैल्यू आप ले लेते, सपोज इनफाइनाइट ले लेते, तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वहां से टाइम का फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट को भी आप इंफिनिटी से रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट को भी आप इंफिनिटी से रिप्लेस करेंगे, तो आपके फंक्शन में कहीं भी टाइम नहीं आएगा। ठीक, इसीलिए हम अपर लिमिट का वैल्यू क्या लेते हैं, t लेते हैं। तो 0 से मैक्सिमम कितना लेना है, t लेना है। ठीक, अब बताइए 0 से t के बीच में u ऑफ t का वैल्यू कितना होगा, 0 से t के बीच में u ऑफ t का वैल्यू कितना होगा, 1। ये हो जाएगा 0 टू t 1 इंटू dt दैट इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t। ठीक है, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, t माइनस 0 इज इक्वल टू t, नहीं इज इक्वल टू t। तो हम लोग फाइंड आउट किए r of t equal to 0 for t less than 0 and is equal to t for t greater than 0. Let us represent this function in terms of in the form of graph. ग्राफ के फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो कैसा होगा देखिएगा, t दिस इज r ऑफ t। बताइए r ऑफ t इज इक्वल टू 0 लेना है, किस टाइम के लिए, t लेस देन 0 के लिए, t लेस देन 0 के लिए। t लेस देन 0 किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड। हम 0 नहीं ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहे, 0 पे अभी हम ओपन कर रहे हैं, 0 पे अभी हम लोग तो ओपन कर रहे हैं इसको। ठीक, एंड r ऑफ t का वैल्यू t लेना है, किस टाइम के लिए, t ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये मेरा t क्या है, एक्चुअली लाइन है ना, y इज इक्वल टू t क्या होता है, लाइन होता है, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx क्या होता है, एक लाइन होता है। इसको अगर आप इसके साथ में कंपेयर करेंगे तो ये x के बदले में t है यहाँ पे, और इस m के बदले में कितना है, 1। दैट मीन्स इस y इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t का स्लोप कितना होगा, 1। स्लोप कितना होगा, 1। स्लोप 1 करने का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एंगल कितना बनाएगा यहाँ से, 45 डिग्री, और इसका स्लोप कितना होगा इस लाइन का, स्लोप इज इक्वल टू 1, स्लोप इज इक्वल टू 1। क्लियर, यहां तक आप लोग समझ गए। अब बात आता है कि सर आप दो टाइम्स को लिए, t लेस देन 0 लिए, t ग्रेटर देन 0 लिए, आप केस नंबर 3 कौन लेगा, नहीं केस नंबर 3 कौन लेगा, t इज इक्वल टू 0 वाला, तो t इज इक्वल टू 0 वाला हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, सडन चेंज, t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, स्टेप फंक्शन में सडन चेंज हो रहा है। अब बताइए अगर यहाँ पे सडन चेंज होगा तो स्टेप फंक्शन तो अनडिफाइंड हो रहा था, स्टेप फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो रहा है। लेकिन अगर रैंप फंक्शन के बारे में अगर हम सोचेंगे तो देखिए रैंप फंक्शन के बारे में अगर हम सोचते हैं तो दो टाइम लीजिए, यहाँ पे दो टाइम लीजिए, t लेस देन 0 लीजिए एंड t ग्रेटर देन 0 लीजिए। ठीक, देखिए इस चीज को अच्छे से समझना है। एक्चुअली बुक में डायरेक्टली लिख देता है लेकिन किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है अच्छे से। ठीक, दिस इज टाइम एक्सिस, ये r ऑफ t। ठीक, अभी हमको मालूम नहीं है कि t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे क्या होगा वैल्यू।
ये रैंप फंक्शन डिफाइन होगा या अनडिफाइन होगा, और अगर डिफाइन होगा तो इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। ठीक, तो लेट अस टेक ये मेरा t इक्वल टू 0 है, इधर साइड t लेस देन 0 है और इधर साइड मेरा t ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। अगर हम लेस देन 0 लेते हैं, सपोज t इक्वल टू 0 माइनस 0 माइनस क्या है, 0 से छोटा है, 0 माइनस 0 से जस्ट छोटा नहीं। तो जब t इक्वल टू 0 माइनस होगा मतलब लेस देन 0 होगा, तब उस केस में r का वैल्यू कितना मिल रहा है 0, r का वैल्यू कितना मिल रहा है 0। क्लियर। अब इसके बाद t ग्रेटर देन 0 लेते हैं, t ग्रेटर देन 0 तो लेते हैं t इक्वल टू 0 प्लस t इक्वल टू क्या लेते हैं 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, तब उस केस में r ऑफ t का वैल्यू कितना मिलेगा, r ऑफ t का वैल्यू वही होगा t ग्रेटर देन 0 पे जो t का वैल्यू होगा। इसे समझिए, r ऑफ t का वैल्यू वही होगा t ग्रेटर देन 0 पे जो वैल्यू ऑफ t का होगा, जो t का वैल्यू होगा। तो बताइए t का वैल्यू 0 प्लस है, t का वैल्यू 0 प्लस है, ये 0 प्लस ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 पे t ग्रेटर देन 0 पे r ऑफ t का वैल्यू कितना के बराबर होगा, t के बराबर होगा, और t यहाँ पे कितना है 0 प्लस, तो r ऑफ t कितना होगा 0 प्लस। ठीक, अब देखिए r ऑफ t 0 माइनस पे 0, r ऑफ t 0 माइनस पे 0 एंड r ऑफ t 0 प्लस पे 0 प्लस, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो 0 0 मिल रहा है और इसके राइट हैंड साइड अगर देखें 0 प्लस। अब बताइए तो 0 0 और 0 प्लस के बीच डिफरेंस कितना, नहीं 0 और 0 प्लस के बीच डिफरेंस कितना, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो हम अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें और राइट हैंड साइड में देखें तो दोनों के बीच का डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। लेकिन अगर स्क्वेयर फंक्शन में अगर आप देखेंगे 0 प्लस पे वैल्यू 1 एंड 0 माइनस पे वैल्यू 0, तो 0 प्लस से 0 माइनस के बीच का डिफरेंस कितना 1 माइनस 0, दैट मींस 1 is the big difference between 0 plus to 0 minus. But here difference between 0 plus and 0 minus is equal to 0. अब बताइए इसमें किसी भी टाइप का कोई सडन चेंज है क्या, क्या इसमें किसी भी टाइप का सडन चेंज है क्या, नहीं, किसी भी टाइप का यहाँ पे सडन चेंज नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे, जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे तो इस रैंप फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई सडन चेंज आपको 0 प्लस से 0 माइनस और 0 माइनस से 0 प्लस के बीच में आपको नहीं मिलता है। तो जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे, t इक्वल टू 0 लेंगे, तब उस केस में रैंप फंक्शन का वैल्यू कितना के बराबर लेंगे 0 के बराबर लेंगे, 0 के बराबर लेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है कि r ऑफ t का जो वैल्यू होगा t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कितना होगा 0 होगा, t इक्वल टू 0 पे कितना होगा 0 होगा। अब बताइए अगर हम इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कहां पे इक्वल टू का साइन देंगे, यहां पे इक्वल का साइन देंगे या यहां पे इक्वल का साइन देंगे। ठीक, देखिए r ऑफ t का वैल्यू 0 मिल रहा है यहां पे। ठीक, तो अगर हम इक्वल टू का साइन यहां पे पुट भी कर देते हैं तो हमको सेम वैल्यू मिलेगा, r ऑफ t का वैल्यू 0 नहीं, r ऑफ t का वैल्यू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक, और अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट करेंगे सपोज, तब उस केस में अगर t 0 लेंगे तो r ऑफ t मेरा t के बराबर मिलेगा, और t अगर 0 लेंगे तो t 0 मिलेगा। दैट मींस इक्वल का साइन आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं और इक्वल का साइन आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। ये बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन बुक में नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक, आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा कि r ऑफ t का वैल्यू t इक्वल टू 0 पे कितना होगा 0, दैट वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस रिलेशन, एंड r ऑफ t का वैल्यू 0 होगा इज इक्वल टू यहाँ पे भी 0 मिलेगा, वी कैन आल्सो ऑब्टेन t r of t at t equal to 0 from this relation. In both the relation we can find out r of t at t equal to 0. Clear? अब आता है सपोज, देखिए इधर
इस रैंप फंक्शन पे आते हैं हम लोग। देखिए आर ऑफ टी का वैल्यू सपोज हम टी इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, वैल्यू है टाइम का वैल्यू 1, ठीक, ये मान लेते हैं टाइम का वैल्यू है 2, ये टाइम का वैल्यू है आपका 3, ठीक। तो अगर हम t इक्वल टू 1 पे आर टी निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1, t इक्वल टू 2 पे आर टी निकालेंगे कितना मिलेगा 2, t इक्वल टू 3 पे निकालेंगे तो कितना मिलेगा 3, ठीक। तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आर टी का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बताइए इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्या टाइम के साथ कांस्टेंट है? इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं कि आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है? आर ऑफ टी का मैग्नीट्यूड 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है? नहीं, नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आर ऑफ टी का वैल्यू 1 होगा सिर्फ टी इक्वल टू 1, 5 होगा सिर्फ टी इक्वल टू 5 पे, 10 होगा सिर्फ टी इक्वल टू 10 पे। दैट मींस मैग्नीट्यूड इस रैंप फंक्शन का कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड इसका रैंप फंक्शन का कांस्टेंट नहीं है, ठीक। सिमिलरली हम लोग देखे थे कि जो इंपल्स फंक्शन था मेरा, इंपल्स फंक्शन, तो इंपल्स फंक्शन को हम किससे डिफाइन कर रहे थे? एरिया से डिफाइन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे एरिया आपका कांस्टेंट हो रहा था इन एनी कंडीशन, एरिया क्या हो रहा था? कांस्टेंट हो रहा था। क्या इसको हम मैग्नीट्यूड से डिफाइन करेंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो जब टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसको मैग्नीट्यूड से तो डिफाइन नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड से तो डिफाइन नहीं कर सकते। अब बताइए क्या हम इसको एरिया से डिफाइन कर सकते हैं? एरिया अगर हम लेंगे t इक्वल टू 1 तक आपको एरिया ये वाला मिलेगा, t इक्वल टू 2 तक लेंगे आपको एरिया ये वाला मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरिया भी क्या होते जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। तो क्या हम इसको एरिया से डिफाइन कर सकते हैं? एरिया से डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको किससे डिफाइन करेंगे? किससे डिफाइन करेंगे बताइए? तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है इस लाइन का जो कि कांस्टेंट है? कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो कि कांस्टेंट है? देखिए इस पॉइंट पे ले या और इस पॉइंट पे ले और इस पॉइंट पे ले, तीनों ही पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो स्लोप अगर फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप हमको कितना मिलने वाला है? 1 के बराबर मिलने वाला है। कितना के बराबर मिलने वाला है? 1 के बराबर मिलने वाला है। दैट मींस इस लाइन का स्लोप जो है वो आपका क्या है? कांस्टेंट। स्लोप आपका क्या है? कांस्टेंट है। दैट मींस this ramp function is defined by its slope. Ramp function is defined by its slope. Clear? तो हम लोग लिख सकते हैं very important point. Very important point. Ramp function is defined by its slope. Ramp function is defined by its slope. अगर हम सिर्फ r of t बोलते हैं, r of t, इसके साथ में मल्टीप्लाई में कितना है? 1, ठीक। तो r of t के साथ में मल्टीप्लाई में 1 है, तो ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस इस लाइन, इस रैंप फंक्शन का स्लोप कितना होगा? 1। और जब स्लोप 1 होगा तो उसको हम कैसा रैंप फंक्शन कहेंगे? यूनिट रैंप फंक्शन। कैसा रैंप फंक्शन कहेंगे? यूनिट रैंप फंक्शन। क्लियर? सिमिलरली अगर यहाँ पे हम 2 into RT अगर लेते हैं तो ये मेरा रैंप फंक्शन है जिसका स्लोप कितना के बराबर है? 2 के बराबर। स्लोप कितना के बराबर है? 2 के बराबर। -2 into RT अगर लेते हैं तो इसका स्लोप मेरा कितना के बराबर है? स्लोप इज इक्वल टू -2। स्लोप इज इक्वल टू -2। अगर हम a into RT लेते हैं तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू 1। ठीक। very important point. Ramp function is defined by its slope. और स्टेप फंक्शन को हम लोग किससे डिफाइन कर रहे थे? स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ध्यान देंगे आप लोग, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। और कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ इस पॉइंट को याद रखना है। रैंप फंक्शन हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? स्लोप से डिफाइन करते हैं। अब आते हैं हम लोग, जब स्टेप फंक्शन पढ़े थे तो वहां पे शिफ्टिंग पढ़े थे, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, नहीं? तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है, राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। तो बताइए कि अगर हम
रैंप फंक्शन को राइट शिफ्ट करते हैं, रैंप फंक्शन को राइट शिफ्ट करेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। नोट, इफ रैंप फंक्शन is right shifted by t0 second, where t0 क्या होगा, greater than 0, then it is represented by, देखिए जब हम स्टेप फंक्शन को राइट शिफ्ट करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t माइनस टी नॉट, आप लोग को याद होगा, जब राइट शिफ्ट करें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं u ऑफ t माइनस टी नॉट। सिमिलरली अगर हम रैंप फंक्शन को राइट शिफ्ट करेंगे तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r ऑफ t माइनस टी नॉट, r ऑफ t माइनस टी नॉट, ठीक। तो देखिए इधर सपोज ये है आपका रैंप फंक्शन विदाउट एनी शिफ्टिंग, विदाउट एनी शिफ्टिंग, इसको अगर आप इस तरह से शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे इधर से, तो क्या होगा, ये चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से पैरेलली आ जाएगा, नहीं तो ये जो आप डॉटेड वाला जो लाइन देख रहे हैं, डॉटेड वाला क्या होगा, राइट शिफ्टेड रैंप फंक्शन होगा, नहीं राइट शिफ्टेड रैंप फंक्शन होगा, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा t इज इक्वल टू टी नॉट, ये आपका टाइम t। यहाँ पे भी आप वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं फंक्शन लिखने में, क्या t इज इक्वल टू टी नॉट देंगे, टी नॉट को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, t माइनस टी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसको साथ में क्या लगा देंगे, r ऑफ t माइनस टी नॉट। उसके बाद देखेंगे लाइन का स्लोप कितना है, अगर लाइन का स्लोप 1 हुआ तो 1 इंटू r t माइनस टी नॉट, अगर 2 होगा तो 2 इंटू r ऑफ t माइनस टी नॉट, ठीक ठीक। तो ये तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इधर r ऑफ t माइनस टी नॉट इक्वल टू, देखिए इधर टी नॉट से पहले अगर हम देखें तो क्या है, मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो r ऑफ t माइनस टी नॉट इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन टी नॉट, इक्वल टू का भी साइन प्लेस कर सकते हैं, नहीं हम लोग रैंप फंक्शन इक्वल टू का साइन प्लेस किया था ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं इक्वल टू का साइन फॉर टी नॉट। इसके बाद r ऑफ t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट व्हेन t ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट। देखिएगा इस लाइन को आपको लिखना होगा, इस लाइन को लिखना होगा, हम r ऑफ t माइनस टी नॉट कितना के बराबर लिखते हैं, t माइनस टी नॉट, मतलब लाइन है आपका किसका, कौन सा लाइन है, t माइनस टी नॉट का लाइन है, दैट मींस y इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट का लाइन, नहीं y इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट का लाइन। तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा पीछे डॉटेड लाइन से, देखिएगा इसका स्लोप है कितना 1, स्लोप कितना है इसका 1, तो अगर ये t नॉट होगा तो ये भी t नॉट होगा, तो नीचे कट करेगा माइनस टी नॉट पे। अब बताइए ये एक लाइन है जिसका स्लोप 1 है और y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस टी नॉट, y इंटरसेप्ट कितना है, माइनस टी नॉट, तो लाइन का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू mx प्लस c, x के बदले में क्या देंगे t प्लस c, m कितना है 1 इंटू t, y इंटरसेप्ट कितना है माइनस टी नॉट, तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ माइनस टी नॉट दैट इज इक्वल टू t माइनस टी नॉट, मिला ना। ये लाइन आपका कौन सा लाइन है, t माइनस टी नॉट का लाइन है, दैट मींस r ऑफ t माइनस टी नॉट का वैल्यू कितना के बराबर मिलेगा, t माइनस टी नॉट के बराबर मिलेगा, ठीक। हाँ अब हम लोग नेक्स्ट नोट, जिस तरीके से हम लोग राइट शिफ्ट किए थे इस फंक्शन को, हम चाहेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे कि रैंप फंक्शन is left shifted by t naught second, if the ramp function is left shifted by t naught second, sorry here t naught क्या होगा greater than 0, t naught greater than 0, then
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कितना से रिप्रेजेंट करेंगे, आर ऑफ टी प्लस टी नॉट, आर ऑफ टी प्लस टी नॉट। ठीक, बताइए तो आर ऑफ टी प्लस टी नॉट का वैल्यू कितना होगा, आर ऑफ टी प्लस टी नॉट का वैल्यू कितना होगा, 0 फॉर दिस टाइम फॉर टी लेस देन इक्वल टू माइनस टी नॉट। नहीं, देखिएगा टी टी, ठीक, आपका एक्चुअल में था ये वाला लाइन आपका यहाँ पे था, इसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, इधर से पुश करेंगे तो ये चीज लेफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन आपका इस तरीके से आ जाएगा। नहीं, ये नहीं है आपका, और इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप इज इक्वल टू 1, स्लोप इज इक्वल टू 1, और ये पॉइंट कौन सा होगा, टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट, टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट, क्योंकि नेगेटिव टाइम एक्सिस है तो माइनस टी नॉट, और ये आपका क्या होगा, आर ऑफ टी प्लस टी नॉट। आप कहिएगा सर ये टी नॉट ग्रेटर देन 0 क्यों, और टी नॉट ग्रेटर देन 0 नहीं, टी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो टी नॉट अगर आप लेस देन 0 लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेस देन 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस ऑफ टी नॉट, टी नॉट निगेटिव अगर लेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये तो आपका नेगेटिव एक्सिस है ना, तो वैल्यू हमको कितना मिलना चाहिए, नेगेटिव मिलना चाहिए। अगर टी नॉट लेस देन 0 ले लेंगे तो उस केस में टी का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर आप टी नॉट को पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव, दैट मींस टी नॉट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक, अब बताइए माइनस टी नॉट से बड़ा अगर हम लेंगे टाइम, माइनस टी नॉट से बड़ा लेंगे टाइम, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो बताइए इस लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमको फिर से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक, तो m कितना है इसका 1, x के बदले में क्या लेंगे t, बाई इंटरसेप्ट कितना होगा, देखिए ये अगर t नॉट है, ये लेंथ अगर t नॉट होगा तो ये भी t नॉट होगा, ये भी t नॉट होगा, तो प्लस t नॉट, तो कितना मिला t प्लस t नॉट, दैट इज इक्वल टू t प्लस t नॉट। कब, जब हम लोग माइनस टी नॉट से ज्यादा लेंगे। देखिए आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना है, रैंप फंक्शन, स्टेप फंक्शन और इंपल्स फंक्शन कहीं पे भी आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस समझना है कि कैसे हम उसको करते हैं। एक चीज अगर याद रहेगा, स्टेप फंक्शन होता क्या है, रैंप फंक्शन होता क्या है, तो आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो 1, 2 और रैंप फंक्शन जो हम बताए आर ऑफ टी इक्वल टू 0 फॉर टी लेस देन इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू टी फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीन चीज का ही हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि स्केल फंक्शन में हम आपको बताए थे कि आप वहां पे सिर्फ तीन को यूज करेंगे, यू टी, यू ऑफ टी प्लस टी नॉट एंड यू ऑफ टी माइनस टी नॉट। ये मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन आप जब भी लेंगे तो इसी तीन टर्म को लेंगे। सिमिलरली जब रैंप फंक्शन के लिए जो हम प्रॉब्लम करेंगे तब वहां पे भी हम टी को ही लेंगे, आर टी प्लस टी नॉट, आर टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है स्लोप का, 1, 2, -1, -2 हो सकता है, बट आपका जो टर्म है, टर्म आपको यही तीन टर्म को यूज करना है। क्लियर, आई थिंक समझ में आया होगा ये चीज आपको। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस रैंप फंक्शन का स्टेप फंक्शन के साथ में क्या रिलेशनशिप है। क्लियर।